Welcome everybody to this new lecture of our books, our book Mechanics, the paper number first of your syllabus. Today we will discuss about some new topics of our syllabus, and our topic which are basically studied in this lecture is about motion under a central force, and we learn what is a central force, what is a non-central force, and also some studied about the conservative force and the non-conservative force, some characteristics, what forces are conservative forces and when we say them as non-conservative forces. These are all included in this lecture. So, motion under a center force. Okay. In the previous topic, we basically talking about the qualitative and quantitative measurements of Newton's law of motion. Okay. There are so many types of forces exist in nature that cannot be explained by the Newton law of motion. बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिनको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बेसिकली चार तरह के इंटरेक्शंस या चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हम स्टडी करते हैं, और इन चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस इस तरह के होते हैं: द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, द वीक इंटरेक्शन एंड द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. ओके. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शॉर्ट रेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लॉन्ग रेंज होता है, वीक इंटरेक्शन शॉर्ट रेंज होता है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फिर से लॉन्ग रेंज फोर्सेस होता है. ये चार बेसिक इंटरेक्शंस हैं. जितने भी बॉडी, जितने भी पार्टिकल्स, चाहे वो एटॉमिक स्केल के पार्टिकल्स हों, यानी हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की बात कर ले, या तो फिर हम सोलर सिस्टम जैसी बहुत बड़ी जो बॉडीज यूनिवर्स में मोशन कर रहे हैं उन पे बात कर लें, इन्हीं चार तरह के इंटरेक्शंस की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटॉमिक स्केल्स पे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े. तो बेसिकली जो हमारा मेन फोकस है यहाँ, वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के ऊपर है. और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन सारे जो इंटरेक्शंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, डिस्कस तो नहीं करेंगे पर आपको कैटेगराइज केवल करके बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. इन सभी इंटरेक्शन में सबसे वीक जो इंटरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है. लेकिन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन वीक होते हुए भी इतने बड़े बड़े आकाशीय पिंड, इतने बड़ा जो हमारा सोलर सिस्टम है, पूरा हमारा जो मिल्की वे है, जो उसमें मोशन हो रहा है, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है इन चारों जो इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्सेस वर्क करते हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ particular body or an atom, or you can say that in solar system. तो सबसे वीक इंटरेक्शन की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. लेकिन वीकेस्ट होने के साथ साथ ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फिनोमिना लाइक द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, द फिनोमिना लाइक द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और बहुत सारे इस तरह के फंडामेंटल जो फिनोमिना हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है. यूनिवर्स में जितनी भी फिनोमिना इस तरह की हो रही है, सेल्सियस बॉडी जितनी भी है यूनिवर्स में, वो ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मूव कर पा रही है. तो ऑल द सेल्सियस बॉडी इन द यूनिवर्स आर बाउंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. लेट अस फर्स्ट see that the gravitational force is a conservative force and is an example of a central force, is an example of a central force.
ओके तो पहले हम स्टडी करेंगे सेंट्रल फोर्स की, और यहाँ से जो हमें आइडिया, बेसिक आइडिया मिलेगा, वही इसी आइडिया को हम एक्सटेंड करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स तक। तो सबसे पहले आप बाय डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स एक्चुअली होता क्या है? ए फोर्स, ए सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर। या तो वो केंद्र की ओर लगने वाला या केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला, जितने भी फोर्सेस हैं टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर, and is the magnitude of which is a function only of the distance from the center taken as origin, है ना। एक ऐसा फोर्स जो या तो सेंटर की तरफ लगे या सेंटर से बाहर की तरफ लगे, और जो केवल सेंटर से उस फोर्स की डिस्टेंस पे डिपेंड करे, जबकि आप सेंटर को एक ओरिजिन की तरह कंसीडर करें। तो इस तरह के फोर्सेस को हम सेंटर फोर्सेस कहते हैं। ओके तो दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नोन एज सेंट्रल फोर्सेस। ओके इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट system we can express a central force as F. The vector Fr can be written as Fr, and the unit vector R unit vector. So vector Fr can be expressed the magnitude of Fr, and this unit vector shows the direction of the central force. Okay, where r cap is a unit vector along r and Fr is a function of r. Characteristics की बात कर लें, सेंट्रल फोर्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सेंट्रल फोर्स जो दो बॉडी के बीच में काम करेगा, वो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स only on the distance between the centers of the two bodies. इस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इस पे डिपेंड करेगा। यानी ये पहले वाली बॉडी, ये दूसरे वाली बॉडी, ये पहली बॉडी का सेंटर, ये दूसरी बॉडी का सेंटर, तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे आर कंसीडर किया गया है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो केवल इस डिस्टेंस आर पे अगर डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। यानी ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों बॉडी के सेंटर को, इस लाइन के अलोंग इस फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा। तो इस तरह के फोर्स को भी हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। अ सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स that is it can be written as the gradient of some scalar potential V. जो सेंट्रल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, और उस फोर्स को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात को हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि जो सेंट्रल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। इस तरह का डिस्कशन हमने, जो हमारा लास्ट पेपर हमने डिस्कस किया, उसमें भी हमने किया है कि कोई भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स या फील्ड है, उसे हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उसका कर्लिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड और दैट पर्टिकुलर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो क्लास है उसमें हमने स्टडी किया है। एग्जांपल्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गई कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो केवल दो बॉडी के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, वहां वर्क करेगा, उस लाइन के अलोंग वर्क करेगा। और उस फोर्स को, जिसको हम सेंट्रल फोर्स कह रहे हैं, किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म में हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दोनों
सेंट्रल फोर्स होते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दो मास हैं जिसका जो मासेस हैं m1 और m2, उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह से नोटेड करते हैं दैट F12, द फोर्स acting between the two particles 1 and 2 is equals to minus gm1 m2 over r square, and r cap, which is the direction, and direction is always along the line joining the centers of the two bodies, and this can be written as fr into r cap according to this equation. So Fr from here we can write G m1 m2 over r square, and let's write this equation as C by r square, where C is equals to G m1 m2. G is the universal gravitational constant, m1 is the mass of the first particle, and m2 is the mass of the second particle. These are all constant, so the calculation of these all constants gives you always a constant. So we can write Fr as minus C by r square. And the second example of a central force is the electrostatic force of attraction or repulsion depending upon the nature of the charges. You can read it very frequent in the electromagnetic class, that is the electrostatic force acting between the 2 point charges is equals to F12 equals to K Q1 Q2 over r square. R cap K is 1 over 4 pi epsilon naught, and we can write it again in the form of this type of equation, that is vector Fr can be written as Fr and R cap. So from here Fr is equals to K Q1 Q2 over r square, and we can write again it as C by r square, where C is equals to K Q1 Q2. Why Q1 Q2? Because K is 1 over 4 pi epsilon, gives you 9 into 10 to the power 9, which is a numerical value, constant value. Q1, the magnitude of the first charge, and Q2 is the magnitude of the second charge. So these all are constant, gives you always a constant. So the numerator of this equation is constant, and C over r square. Look at the expression of these two forces. Fr is equals to minus C by r square. Fr is equals to C by r square, although this is the gravitational force and this is the electrostatic force. But you can say that this force is only because this is the constant, depends on the distance between the two masses, and this force, which is an electrostatic force, depending upon the nature of point charges, it may be repulsive, it may be attractive. So you can write it as Fr equals to C by r square. And look at the expression again. The Fr is only depend on the distance between the 2 point charges. The Fr depends only the distance between the two charges. So these type of forces which depends only the distance between the 2 point charges are known as central force. Okay, so central force, what is a central force? Central force is a force which is always acting towards the center or away from the center, and it is totally, magnitude of this force is totally depend on the distance from the center taken as origin. Characteristics की बात करें तो central force is depending on the distance between the centers of the two body, and the direction की बात करें तो is directed towards the line joining the 2 point charges. और अगर कोई फोर्स सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर का है, तो उसको हम किसी भी ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। इसके ऊपर और आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स के ऊपर। नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? नॉन सेंट्रल फोर्स जो सेंट्रल ना हो, यानी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो ना करें, उन सभी फोर्सेस को हम नॉन सेंट्रल फोर्स कहेंगे। यानी
A non-central force is that force which does not simply depends upon the distance between the centers of two interacting bodies, but also on other parameters such as their spin and relative orientation. केवल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस पे डिपेंड ना करे, बल्कि उन मासेस या उन चार्जेस के रिलेटिव ओरिएंटेशन या फिर स्पिन पे भी डिपेंड करे। स्पिन जैसे फैक्टर्स रिलेटिव ओरिएंटेशन या स्पिन जैसे फैक्टर पे भी डिपेंड अगर करता है तो उन फोर्सेस को हम नॉन सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। ओके, एग्जांपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं नॉन सेंट्रल फोर्सेस की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगी जो सेंट्रल फोर्स के पास ना हो, अर्थ यानी कि दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दैट इज द फोर्स एक्ट ओनली व्हेन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू इट। एक तो ये शॉर्ट रेंज होते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। दूसरा, नॉन सेंट्रल फोर्स डू नॉट नेसेसरली एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सेंट्रल नॉन सेंट्रल फोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो हमेशा ही लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस और टू पार्टिकल्स पे ही वो वर्क करेगा या उसका डायरेक्शन उसी तरफ होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए नॉन सेंट्रल फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड from a scalar potential, that is they cannot be write as the gradient of some scalar function. Okay, example की बात करें, weak force, weak beta interaction में हम इनको पढ़ते हैं कि weak force is called into play in beta decay and decay process where the decay products are leptons, positrons, neutrons and mesons। इस तरह के decay process जिनमें ये पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे के सारे नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं बीटा डी के। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात करें, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल, ये सारे के सारे जो फोर्स हैं वो सारे के सारे नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्यों है नॉन सेंट्रल फोर्स? क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। Okay, so we are discussed about the central force, characteristics of central force, example of central force, a non-central force, characteristics of non-central force, and example of non-central force. So let us move towards the conservative force. What is a conservative force and what is the difference between a conservative force? Is a central force is a conservative force or a non-conservative force? So let's talk about these topics. So conservative force, a force F acting on a particle is a conservative force if the curl of the force is zero. So this we can study very frequently in the classical electrodynamics syllabus, the EMT, electromagnetic theory, that कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा यदि उस फोर्स का कर्ल जीरो हो, यानी वो फोर्स कर्लिंग ना कर रहा हो। ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, और वहीं से हम एक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू माइनस डेल V। इस तरह का हम सिलेबस जो पढ़ते हैं वो EMT में बहुत फ्रिक्वेंटली हम इस तरह स्टडी करते हैं कि अगर हम ये जानते हैं कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, दैट इज डेल क्रॉस E इज ऑलवेज जीरो, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो इरोटेशनल होता है। और अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, जैसे अभी हम फोर्स को स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स में, तो इस तरह का जो फील्ड है जिसका कर्ल जीरो हो उसको हम इरोटेशनल फील्ड कहते हैं, और इस तरह के सभी फील्ड्स को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम थिंग हियर,
Same thing here. If del cross f is equals to 0, then this equation number first is not related by equation number 2 now, but we can write if v is a scalar function, इस कोई भी एक स्केलर फंक्शन है तो हम v को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज डेल क्रॉस माइनस डेल v इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा हमने 0? क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, डेल v क्या है? ग्रेडियंट है, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है? हमेशा 0 होता है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो f का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आता है वो आता है f इक्वल्स टू माइनस डेल वी, दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल is a conservative force if it is given by the gradient of some scalar potential, if it is given by the gradient of some scalar potential। ओके, तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। ओके, इफ इट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ some scalar function v. If force F acting on a particle displaces it from the position A to B, then work done by the force। अगर हमारे पास कोई भी फोर्स है जो किसी पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, उस पार्टिकल को वो फोर्स डिस्प्लेस कर देता है किसी पोजीशन A से किसी पोजीशन B पर, तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन a टू b f डॉट dr, और f का वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करके गए हैं माइनस डेल v, तो आप इस वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा इक्वेशन द वर्क डन इज इक्वल्स टू a टू b f इज गिवन बाय माइनस डेल v डॉट dr। तो अब हमें इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन है इसकी वैल्यू इक्वेशन निकालनी है और फिर से इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है वर्क डन कितना आता है और किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है। अर्थात जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, पहली जो कंडीशन हमें पता लगी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल 0 होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स को हम किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तीसरी बात जो हम पता करना जा रहे हैं वो ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो उसका जो वर्क डन है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो जो इंटीग्रेटेड टर्म है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज माइनस डेल वी डॉट dr। okay, so let's see here now del v, that is the gradient of some scalar potential. Del, the function, the operator del, you studied it in electrodynamics, classical electrodynamics and theory of electromagnetic theory, that is del is in Cartesian coordinate system I del over del x plus j del over del y and k del over del z, and v is same as it is. So when v is operated, when these type of operated on a scalar potential, then this type of function I del v by del x plus j del v by del y plus k del v by del z। Okay, and dr, the vector dr, the position vector can be written as I del I dx plus j dy plus k dz, and when you dot product of these two quantities, that is the del v, the gradient of scalar, dot dr, we can get del v is this type of function and dr is this type of function. When you dot product of these two, then del v over del x dx, del v over del y dy, and del v over del j dz gives you dv. Then the result of this type of function gives you dv. Then put this result into equation number 3 here, into equation number 3, and you can get the work done by the conservative force. Okay, you can easily get that work done by the conservative force. So from equation number 3 we can write that integration a to b
minus dv is equals to negative a to b dv, and integration of v is v, putting the limits v b minus va. By the negative sign, this is converted by the relation va minus vb. That is, the work done by a conservative force depends only on the potentials of the point a and point b, and never depends on the path followed by these type of potential. ओके यानी जो वर्क डन है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ, वो केवल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और वो पोटेंशियल पॉइंट ए का हो सकता है और पॉइंट बी का हो सकता है। यानी आप इस बात को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये आपका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, और यहाँ किसी इस पाथ के द्वारा आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे हैं, और ये पार्टिकल था, इस पे आपने एक कंजर्वेटिव फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में, और इस पाथ से ये गया पॉइंट बी तक, तो जो फोर्स है एफ, जो वर्क डन करता है डब्ल्यू, वो केवल डिपेंड करता है इस पॉइंट के पोटेंशियल पे माइनस इस पॉइंट के पोटेंशियल पे, केवल इस बात पर निर्भर करता है। यानी ये जो पार्टिकल है जो पॉइंट पे ए पे है, जो इस फोर्स के कारण पॉइंट बी तक गया है, अगर ये किसी और पाथ के द्वारा भी, किसी तीसरे पाथ के द्वारा भी यहां तक पहुंचता, तो भी रिजल्ट यही रहता। यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, जो काम करता है, जो कार्य करता है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, वो केवल उन पॉइंट्स के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना कि जिस पाथ के द्वारा वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रीच किया, उस पे डिपेंड नहीं करता। सो द सेम थिंग रिटन हियर, दैट हेंस a force F acting on a particle is conservative if the work done is taking in the particle from one point to other point depends only on the initial and final position but is independent of the actual path followed. ओके एग्जांपल्स की बात करते हैं। कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स, ये कंजर्वेटिव होंगे, और इन्हीं फोर्सेस को आप अभी स्टडी करके आए कि सेंट्रल फोर्स भी होते हैं। यानी इन दोनों रिलेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जो सेंट्रल फोर्स का नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव ना हो, अर्थात जिसके कर्ल जीरो ना हो, जो किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, और जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो, जिसके द्वारा किया हुआ कार्य पाथ यानी पथ पर निर्भर करता हो, ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हैं एक्सचेंज फोर्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स और फोर्सेस बिटवीन द मूविंग। एक्सचेंज फोर्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच को स्टडी करेंगे तब आपको यहाँ पता लगेगा कि एक्चुअली जब आप एक्सचेंज फोर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स से मतलब ये है कि एक्चुअली जब बाइंडिंग एनर्जी जैसा टॉपिक हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वहाँ आप ये देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक से पहले ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि युकावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर, हालांकि ये हमसे थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक नहीं है पर फिर भी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ कोई भी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है और कोई भी पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं है और कोई भी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है, बल्कि ये प्रोटॉन लगातार न्यूट्रॉन में चेंज होते रहते हैं, और न्यूट्रॉन किसी दूसरे न्यूट्रॉन में भी चेंज हो सकते हैं, प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन में भी चेंज हो सकते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी चेंज हो सकते हैं।
by the exchange of pi mesons, ओके। और इसी को उन्होंने कहा एक्सचेंज फोर्स, यानी न्यूट्रॉन कैन बी चेंज इनटू अदर न्यूट्रॉन by the emission of a neutral pi meson. Proton can be changed into other proton by the emission of a neutral pi meson. Neutron can be changed into a proton by the emission of a negative pi meson, and proton can be changed into a neutron by the emission of a positive pi meson. तो इस तरह का एक थ्योरी दिया युकावा ने, और उस थ्योरी के आधार पर ही हमने ये जो फोर्सेस थे न्यूक्लियर फोर्सेस, इनको हमने नाम दिया एक्सचेंज फोर्सेस। यानी ये फोर्सेस एक दूसरे के साथ चेंज होते रहे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन, यानी आप इनको एक किसी भी प्रोटॉन हमेशा प्रोटॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, और कोई भी न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं तो इन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलने के बजाय हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोलना शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के जो डिस्कस था हमने, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द सेंट्रल फोर्स, अबाउट नॉन सेंट्रल फोर्स, about a conservative force, about a non-conservative force. Okay, so अगले वाले टॉपिक्स में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। That's all for now. Meet you into the next one. Thank you.